हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आरटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 75 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम उसमें के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने ही फंसने हैं। और इस वीडियो के दो बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहला, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सीबीटी का, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एग्ज़ाम को पूरी तरीके से अच्छे से दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है उसी पैटर्न पे बेस पे बनी हुई है जहाँ पे आप सीबीटी एग्ज़ाम जैसा वहाँ पर कंप्यूटर पे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी पैटर्न पे हम आपको इस वीडियो में 75 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने जो सीबीटी का जो डेमो क्लास है इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो नया पोर्टल है ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है पैटर्न, ठीक है, ये कुल मिला के इसी फॉर्म में आपके सामने जब आप सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे स्क्रीन पे ऐसे ही शो होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये इस वीडियो को देखेंगे और वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिए हुए हैं, 75 क्वेश्चन है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं, राइट साइड में जो है टाइमिंग चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे सैमरी दिया हुआ है कि आंसर आपने कितने किए हैं और आपने कितने नहीं किए हैं। ये भी यहाँ पे आपका शो होगा डाटा। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट हो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका सी है। ठीक है दोस्तों, राउंड नोज प्लायर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो दोस्तों, बिजली की इकाई के लिए जो एक बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई है वो है कूलाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बी है, 10 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसको फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप जब सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसी तरीके से आपके सामने विंडो पे स्क्रीन शो होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, जो अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो है डी, जर्मेनियम जो दोस्तों होता है वो अर्धचालक पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है वो है, इस रेती का क्या नाम है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो इस रेती का जो नाम है वो है रास्प कट रेती। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो छठा नंबर पे जो नया क्वेश्चन है वो है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, तभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके 75 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो फिर हमसे इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो सातवें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो है डी, नेस्लन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। दोस्तों, ये एक विधि है जिसका उपयोग कृत्रिम श्वसन विधि के जो पीड़ित होते हैं
इस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट फिर से कर लेते हैं, नए क्वेश्चन पे चले जाते हैं 8 नंबर पे। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बी है, 4 गुना तक कम हो जाएगा। दोस्तों, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका आंसर दोस्तों बी ही होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर नए को 9 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है दोस्तों ये। तो इसका क्वेश्चन है ए, हिस्टेरेसिस को दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है हिस्टेरेसिस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक 10वें नंबर पे हमारा जो नया क्वेश्चन है, आर बराबर 5 कूलाम, ठीक है, ये दिया हुआ है, और एक्सल बराबर 36, ठीक है, कूलाम, एंड एक्स सी बराबर 24 कूलाम। तो दोस्तों तीन यहाँ पे जो है नंबर दिए हुए हैं पॉइंट, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो ये दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 13 निकल कर आएगा, 13 कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है वो एम्पियर घंटा के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सिस्टम अर्थिंग है वो दोस्तों जनरेटिंग होता है वो स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। तो दोस्तों कोल्ड कैथोड लैंप जो है वो नियोन संकेत लैंप होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 14 नंबर के क्वेश्चन पे चले जाते हैं, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, मैग्ना मैंगानीन जो है वो संट प्रतिरोध सामग्री है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। तो यहाँ पे 15 का जो है सी आंसर होगा, प्रभाव त्रुटि कहते हैं इसको। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है, मीटर का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और इस मीटर का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इस मीटर का जो नाम होता है वो है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं बी ऑप्शन लगाकर। फिर हम नए जो है क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं 17 नंबर, यदि सीटी का द्वितीय खुला रह जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों 17 नंबर का आंसर जो है डी, सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार के रिले को ए पॉइंट सी और डी पॉइंट सी मतलब एसी डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे 18 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, आवेग रिले। ठीक है, इसको जो है आवेग रिले के द्वारा संचालित किया जाता है। फिर से हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैवक्रिय एसी के फार्म फैक्टर केएफ क्या है। तो दोस्तों 19 नंबर का आंसर जो है 1.11। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं 20 नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सामग्री के बाहरी किनारों पे समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 20वें का आंसर है जो बी, ये है जेनी कैलिपर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है, तो पूरी वीडियो देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ना ही बीच में छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस इस वीडियो को देखना है और आपको ये जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएंगे। तो इसका आंसर है जेनी कैलिपर। तो इसको फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। 21 नंबर पे हम आ जाते हैं।
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहाँ पे हम 22 नंबर पे चले जाते हैं, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। ठीक है दोस्तों, प्लेटों जो होती हैं उनके मध्य दूरी बढ़ाकर संधारित्रता के मान को कम कर दिया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो 23 पर जो क्वेश्चन है उस पर हम आ जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है ए, गैसों को सुंदरतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ जाता है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, 1.1182 mg। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो mg का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो है 1.1182 mg। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर देते हैं, 25 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी, संधारित्रों को समानांतर में छोड़कर। ठीक है दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 नंबर, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ जाता है, इस हथौड़े का क्या नाम है? तो दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अपनी बुक में देखा होगा, तो ये चित्र आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो इस हथौड़े का क्या नाम है ये आपको जो है बताना है। तो इसका नाम दोस्तों है क्ला हथौड़ा। ठीक दोस्तों, इसका नाम है क्ला हथौड़ा, इस पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे 27 नंबर पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो दोस्तों डीसी जो है श्रृंखला एमसीबी का जो अनुप्रयोग है वो है आपका सी नंबर, लोकोमोटिव। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को 20 एमए धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को 20 एमए धारा का झटका मतलब करंट लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पे बी, दर्दनाक झटका जो होगा, वो जो झटका व्यक्ति को लगेगा वो काफी डेंजरस या दर्दनाक होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 वाट फिर 240 वोल्ट के विद्युतीय हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है। तो दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल सवाल है, अगर आपने मैथ या थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को किया होगा तो आप इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों हम आपको इसका आंसर बता देते हैं फिलहाल। तो इसका आंसर होगा सी, 71.6 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, फिर से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? दोस्तों ये एक चित्र है और इसमें ट्रांसफार्मर बना हुआ है, तो इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम जो दोस्तों यहाँ पे है, बी नंबर है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, सिलिका जेल। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ जाता है, 32 नंबर, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ठीक है दोस्तों, तो जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो एक नया क्वेश्चन आ जाता है, 33 नंबर, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे एक जो चित्र दिया हुआ है इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इसका नाम है सी, निरीक्षण बैंड। ठीक है, निरीक्षण बैंड इसका नाम है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है डी, सर्किट संयोजन में। ठीक है, इसके बाद हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ जाता है 35 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बी है, उसमें अवयव को दृढ़ता से रखें। ठीक है, तो हम इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों एक बात आप अगर ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन में टिक मार्किंग करिएगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा, जिससे कि अगर यहाँ पे अगर आपके सीबीटी एग्जाम में स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा अगर दूसरा सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आए तो आपको सेव नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों इससे ये होगा कि आपके सारे के सारे जो भी आप मार्किंग करेंगे वो सेव होते चले जाएंगे, वरना दोस्तों अगर सिर्फ आप नेक्स्ट करेंगे तो वो सेव नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो 36 नंबर नया क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ए, ताम्र हानि। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नया क्वेश्चन आ जाता है 37 नंबर, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर है वो सी नंबर है दोस्तों, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटर जो कार्य है क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दोस्तों डी है। तो दोस्तों इसके बाद हम 38 नंबर पे जो इसका आंसर है लगा देते हैं डी पॉइंट, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है। तो दोस्तों उस पेंसिल का यहाँ पे नाम बताना है। तो अगर आपने ईडी का क्वेश्चन मतलब अगर आपने ईडी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसका आंसर आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जो 39 का जो इसका आंसर है वो डी है, 7B। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये दोस्तों एक दो जो क्वेश्चन है ये आपका जो ईडी के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आईएस के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के ट्रिम्ड ड्राइंग शीट उपलब्ध हैं, A4 द्वारा किस प्रकार की ट्रिम्ड ड्राइंग शीट चयनित है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है डी, 210 mm इंटू 257 mm। दोस्तों A4 का जो साइज होता है वो यहाँ पे बताना है, जैसे कि क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको पढ़ते हैं, छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, उसका आंसर है 45 से 60 डिग्री जो है रेखा खींची जाती है। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। तो ये दोस्तों एक रेखा दी हुई है 42 नंबर के क्वेश्चन में, इस रेखा को आपको जो है नाम बताना है। तो दोस्तों इसका रेखा का नाम जो है केंद्र रेखा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन पे 43 क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो कोण जो है नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो इसके कोण को कहते हैं इसका आंसर होगा अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण कहते हैं। तो उसके बाद हम फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको पढ़ते हैं, रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। तो दोस्तों कितना अनुपात जो है होता है रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 44 का जो इसका आंसर आएगा वो बी है, 7 अनुपात जो है 6 का जो है अनुपात होता है। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन आ गया है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें जो है इकाइयाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको नाम बताना है। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा 45 का वो है बी, लंबाई द्रव्यमान तथा समय जो है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे
46 जो क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों ये मैथ का सवाल है, अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी, ठीक है, ये हाई स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे की जो है क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा 46 का, वो होगा सी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो दोस्तों उस भुजा का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 20 mm। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक वर्ग की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ग की भुजा जो है, जो भुजा बताना है जिसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एक जो वर्ग का है फार्मूला लग रहा है, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम नेक्स्ट कर देते हैं आंसर लगाकर। उसके बाद यहाँ पे नया क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे जो 48 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, 6 ग्राम। ठीक है दोस्तों, जो द्रव्यमान होगा उसका वो होगा 6 ग्राम। तो ये भी दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नया क्वेश्चन आया हमारे सामने, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 49 का जो आंसर होगा द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिंड को जो मात्रा होती है उसका द्रव्यमान आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। ठीक है दोस्तों, तो 45 यहाँ डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों डी आएगा, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगा हुआ है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। उसके बाद जो आपके 25 क्वेश्चन बचते हैं वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बचते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन आता है, क्रिया का सही काल चुने। तो यहाँ पे एक जो है वर्ड दिया हुआ है आई, फिर डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसके बीच में आपको इसमें से चूज करके भरना है ए बी सी डी में से। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आई लियरनेंट म्यूजिक व्हेन ए वाज चाइल्ड। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कैरकुलम, ठीक है, वाइट सीवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो कैरकुलम, ठीक है, वाइट जो होता है, इसको जो शॉर्टकट में इसका नाम है उसको हम लोग सीवी बोलते हैं, जिसको जो रिज्यूम भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो होता है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसको ही रिज्यूम और सीवी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई मेड दिस केक, उसके बाद डैशटर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका माई सेल्फ, मतलब कि आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। तो दोस्तों निम्न की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सोर्स कोड, वहाँ दूसरा है मिडिल वार वेयर, तीसरा है मचाइन लैंग्वेज, और चौथा है असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन आ जाता है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चौड़ाई, मार्जिन, चित्र, लैंडस्केप। तो इस लैंडस्केप जो है इसको टिक कर लेंगे, यही इसका आंसर है। तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर पे हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 6 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, वायरस।
मतलब दोस्तों प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, इसी को वायरस कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो 7वें नंबर पे हम पहुंच जाते हैं, जिसका जो क्वेश्चन है रोम का विस्तार है। तो दोस्तों रोम का जो विस्तार है, इसका आंसर जो होगा बी होगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है रोम का रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल+C। ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट की दी हुई है, तो आपका जो भी फॉर्म मतलब फॉन्ट होगा वो आपका कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन आ जाता है। तो SMM का विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फुल फॉर्म इसका बताना है। तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म होगा वो डी होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 नंबर है क्वेश्चन, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सराहनीय सुनना। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है विचारों वस्तुओं और सेवाओं के संशुल्क रूप कहलाते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी, विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है एटीएम का शॉर्ट जो है फुल फॉर्म नेम बताना है। तो इसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, 12वें का जो है बी को जो बी आंसर है वो सही है। उसके बाद हम इसे को नेक्स्ट कर लेते हैं। तो 13 नंबर पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो 13 नंबर जो है इसका आंसर होगा बी, KYC। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, GTP, KYC, ATM, TFP। तो इसका आंसर होगा KYC से जो है सत्यापित जो है पहचान की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंप को दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, एसिलोग्राफ और बारग्राफ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, सिस्मोग्राफ से जो है जो भूकंप का जो यंत्र है वो नापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 15 नंबर है ओजोन परत का बना होता है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु और 4 ऑक्सीजन परमाणु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 3 ऑक्सीजन परमाणु। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर आ जाता है। 16 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए, ऑयली फ्लोर। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस जो होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी जो है बेकार मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नए क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो नया क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं, तो इसका जो है सही आपको चुनना है, कितने घंटे जो है इससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 48 घंटे। इससे अधिक जो है साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 48 जो है इसका आंसर सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो नया क्वेश्चन आ जाता है कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और वेतन। तो यहाँ पे आपको चूज करके एक भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेतन है वो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन आ जाता है कि अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कारखाना अधिनियम, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन आ जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम।
फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, QMS का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 21 नंबर है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद 22 नंबर यहाँ पे हम आ जाते हैं, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या बताइए। तो दोस्तों 22 नंबर जो है इसका आंसर है 7। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। उसके बाद दोस्तों फिर से इसको नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे नया क्वेश्चन आ जाता है, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी, प्रमाणन और लेखा परीक्षा। इसके बाद दोस्तों हम 24 नंबर पे आ जाते हैं, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों ए, Q बराबर P/Q। ये इसका दोस्तों ए आंसर सही है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन बचता है 25 नंबर, वो कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है ए, जो ISO 9010 जो मानक है वो सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे जो 25 क्वेश्चन है टोटल हो जाते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पूरा मतलब डेमो जो क्लास चल रही थी लाइव, ये पूरी हो जाती है, तो इसके बाद हम इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक नए पोर्टल पेज पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे 75, और राइट जो आंसर हुए हैं वो 75। उसके बाद रॉन्ग आंसर जो है 0। मतलब अगर दोस्तों मेरे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होते हैं या आप CBT एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पे आपको गलत किए हुए जो आंसरों की संख्या दे दी जाएगी। उसके बाद जो परसेंटेज आता है रिजल्ट का, वो इसका तो 100 आता है, बट अगर आपने जैसा भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपका परसेंटेज भी शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आपका CBT एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो ये आपके 75 क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़े हैं, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो को, तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम फंस ही जाएंगे। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।